हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, जिसमें मैं आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझा चुका हूं और मैंने आपको एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवा दिया था। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि एक क्वेश्चन कर लेना। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो बेटे दोबारा करना। आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो पहले फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, फिर हम उसका एक क्वेश्चन करेंगे और आज हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें बैलेंस शीट और पी एंड एल दोनों को इंक्लूड करवा लेंगे। चलिए, तो पहले हम डिस्कस करते हैं अपना स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे, इसको हम बोलते हैं पार्ट 2 और पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारा फॉर्मेट तो वही है। हम यहां पर दो कॉलम्स बनाते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2। ये हमारा होता है नोट नंबर और फिर ये होता है हमारा पर्टिकुलर्स। नोट नंबर, उसके बाद करंट ईयर फिगर्स होती हैं और प्रीवियस ईयर फिगर्स होती हैं। अब बेटे, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि फाइनल अकाउंट्स बहुत इजी होते हैं। कॉर्पोरेट में हमें क्या करना होता है, फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो फॉर्मेट याद कर लिया तो हमारा काम आसान है। कुछ एक दो स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो भी हम आने वाली एक दो क्लासेस में कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर हेडिंग डालते हैं अपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो हम यहां पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नंबर 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, मैं साथ साथ आपको जो हमने आपको नोट्स दिए हुए हैं वहां पर भी लेके चलता हूं। ये देखिए, ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। फॉर्मेट में सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है आपका जो बिजनेस है उसका मेन रेवेन्यू क्या है। जैसे मैं टीचिंग बिजनेस में हूं तो मेरा मेन रेवेन्यू क्या होगा, ट्यूशन फी। अगर कोई बिजनेस करता है, ट्रेडिंग करता है, तो उसका क्या होगा, सेल्स होगा। तो हमारा जो मेन बिजनेस है उससे जो हमें सेल्स रेवेन्यू मिलता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मैंने नीचे इसकी डिटेल देने की कोशिश की है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बेसिकली हमारी आती है सेल्स। अगर आप ट्रेडर हैं तो सेल ऑफ गुड्स आएगा, अगर आप मेरी तरह सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सेल ऑफ सर्विस आएगा। तो सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस और सेल ऑफ स्क्रैप, वो भी हमें यहां पर दिखाना है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, जब वो मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उनका सेल ऑफ स्क्रैप निकल के आता है। ठीक है सर। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपके बिजनेस की जो प्राइमरी सेल्स की कलेक्शन है वो आती है। उसके बाद आती है हमारे पास अदर इनकम। अब सर अदर इनकम में क्या आता है, तो भाई सेल्स को छोड़ के जो भी आपके रेवेन्यू के सोर्स है वो सब आपके अदर इनकम का पार्ट बन जाते हैं। तो मैंने यहां पर आपको दे रखा है कि इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है आपके पास। बैंक में आप अपना मनी रखते हैं और बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया। आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है शेयर्स में तो डिविडेंड मिल गया, रेंट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। शेयर ट्रांसफर करने से कंपनी को शेयर ट्रांसफर फी मिलती है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और अगर आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक्सेस बना हुआ था तो आप उसे कम करेंगे, वो भी यहां पर आएगा। तो जस्ट हैव अ रीडिंग, यानी मेन रेवेन्यू को छोड़ के आपकी जितनी भी इनकम्स हैं वो सब अदर इनकम्स का पार्ट बन जाएंगे। आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे। इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो हमारी कहलाएगी टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा टोटल रेवेन्यू। मुझे एक सेकंड रुकना होगा, मुझे लग रहा है यहां टोटल इनकम आना चाहिए था, टोटल रेवेन्यू कैसे आ रहा है। तो बेटे हमें ये फॉर्मेट्स में ठीक करना पड़ेगा, यहां पर टोटल इनकम ही आएगा। ठीक है, 1 + 2, इसे हम लिखेंगे टोटल इनकम। अच्छा जी, टोटल इनकम के बाद फिर हमारे पास हेडिंग आएगी, ये हुआ हमारा नंबर 3। फिर नंबर 4 में हम लिखेंगे
अपने एक्सपेंसेस को। ठीक है, एक्सपेंसेस में अब ये जो हमारी एक्सपेंसेस की लिस्ट है इसमें बहुत सारी आइटम आएंगी। देखिए सबसे पहले यहां पर आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है कि देखिए अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आप कोई गुड्स को बनाते हैं, सर्विस को देते हैं, तो सर्विस को देने में या गुड्स को प्रोड्यूस करने में आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है। तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यहां पर आपका आएगा। मैंने क्या कहा कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड किसके लिए आता है? जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। तो अगर क्वेश्चन किसी मैन्युफैक्चरर का हुआ तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, अगर क्वेश्चन किसी ट्रेडर का हुआ तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में कुछ भी नहीं आएगा। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं? तो हमारे पास एक कॉस्टिंग का सब्जेक्ट आता है, वहां पर तो बच्चों को बताते हैं। तो यहां हो सकता है आपने ध्यान से 11th क्लास में कोई क्वेश्चन ना मिला हो, तो जो ओपनिंग आपका रॉ मटेरियल था और जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एक बार रीड कर लीजिए। और ये आपको क्वेश्चन के अंदर जब भी आएगा, वैसे तो डायरेक्टली दिया हुआ होगा, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मैन्युफैक्चर के केस में होता है। ओपनिंग रॉ मटेरियल में रॉ मटेरियल परचेज जोड़िए, क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस कर दीजिए। रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो ये बेसिकली आपकी परचेजेज हैं और कुछ नहीं है। तो कहीं स्टॉक इन ट्रेड समझ के आप घबरा ना जाएं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद आता है चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको ध्यान से समझिएगा, कहीं आप इसे गलती से क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लिख देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अब फिगर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, जैसे भी आए वैसे आपने इसको दिखा देना है। ठीक है, चेंजेस इन इन्वेंट्री में आपने ध्यान रखना है कि ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग रहेगा। ओके, उसके बाद आएगा हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आपने एम्प्लॉय से जुड़े हुए जितने भी खर्चे किए हैं वो सब यहां आएंगे। मुझे बताओ एम्प्लॉय से जुड़े हुए आपके क्या खर्चे होते हैं? बताइए। सर हम एम्प्लॉयज को सैलरीज देते हैं। बिल्कुल ठीक है, एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ खर्चा है। वेजेस देते हैं, स्टाफ वेलफेयर है। वैसे तो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड हमारी सैलरीज या वेजेस का पार्ट होता है। सिमिलरली ग्रेचुटी अगर आपको दिया हुआ है। अब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पर आपका जो खर्चा हुआ है वो डालेंगे। डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन जो दी गई है वो भी आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का पार्ट है। ठीक है सर। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, फिर उन दोनों का टोटल आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आता है हमारा मटेरियल से जुड़े हुए खर्चे। मटेरियल से जुड़े हुए खर्चे क्या होते हैं? अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, अगर आप ट्रेडर हैं तो परचेज आएगी, और उसके बाद आपकी एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक आएगी। तो मटेरियल के बाद सेकंड मेन खर्चा जो है वो है आपका एम्प्लॉयज का। तो एम्प्लॉय से जुड़े हुए सारे खर्चे टोटल करके यहां दिखाने और उनकी ब्रेकअप आप नोट्स टू अकाउंट्स में बनाएंगे, जैसे हमने बैलेंस शीट में बनाई थी। अच्छा जी, उसके बाद आएगी हमारी फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा? तो जो भी आपने लोन लिए हुए हैं उन पर जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो आपका फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, जितने भी लोन से जुड़े हुए आपके खर्चे होंगे वो सब आपके फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। फाइनेंस कॉस्ट के बाद आपका आएगा डेप्रीसिएशन। आप इसे डेप्रीसिएशन एंड एमोटाइजेशन भी कह सकते हैं। डेप्रीसिएशन होता है टेंजिबल एसेट्स के केस में, एमोटाइजेशन होता है इनटेंजिबल एसेट्स के केस में। और डेप्रीसिएशन के रिगार्डिंग हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम एक टेबल सा बनाते हैं और वहीं से हमारा डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन आ जाती है। उसके बाद
बाकी जितने भी खर्चे बच गए वो सब यहां पर आ जाएंगे अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस में क्या आएगा, कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड, ये दोनों यहां पर आएंगे। तो स्टूडेंट्स को कई बार कैरिज इनवर्ड को लेकर के डाउट हो जाता है। डायरेक्टर अगर आपके एम्प्लॉय हैं तो ऊपर चले गए, लेकिन डायरेक्टर अगर आपके नॉन एम्प्लॉय हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं, तो वो जब आते हैं अटेंड करने के लिए तो हम उन्हें डायरेक्टर की सिटिंग फी देते हैं, वो आएगा। अगर आपको कोई एसेट सेल करने में, इन्वेस्टमेंट सेल करने में लॉस हो गया तो वो भी आएगा। कंपनी के केस में ऑडिटर्स के खर्चे आते हैं, वो आएंगे। कोई आपने चैरिटी डोनेशन दे रखी हो, वो आएंगे। कोई आपकी प्रायर पीरियड एक्सपेंस हो तो वो यहाँ आएंगे। अब प्रायर पीरियड एक्सपेंस क्या होते हैं कि मैं करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं और मुझे मेरे अकाउंटेंट ने बताया, मुझे मेरे सीए ने बताया कि आपके पिछले साल में ये गलती हुई थी, ये खर्चा आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैंने उसको अब रिकॉर्ड कर लिया, तो मैंने उसको लिखा प्रायर पीरियड आइटम, यानी पिछले साल की कुछ भूल चूक थी जो मुझे अब पता लग रही है। ठीक है, तो मतलब घबरा मत जाना ना। होता क्या है कि हमने कोई आइटम सुनी नहीं तो वो हमारे सामने आती है तो हम घबरा जाते हैं कि इससे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होता होगा, कुछ नहीं है, अदर एक्सपेंस में दिखा देना। इन सब को दिखाने के बाद फिर आप निकालेंगे टोटल एक्सपेंस, इन सब का टोटल करेंगे और हमारा आएगा टोटल एक्सपेंस। ठीक है, ये सारा का सारा हमारा इसी हेडिंग का पार्ट था, फोर्थ हेडिंग का पार्ट था। और जो हमारा थर्ड था उसमें फर्स्ट और सेकंड ये दोनों मिलाकर के आ चुके हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 1+2 का टोटल इनकम है और ये आपका टोटल एक्सपेंस है। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम आइटम नंबर 5 निकालेंगे और आइटम नंबर होगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो जो आपका नंबर 3 आया था, ये वाला नंबर 3 जो आपका टोटल आया था, इसमें से ये वाला खर्चे का टोटल नंबर 4 ये माइनस कर दो। 3 - 4 करोगे तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आएगा। अब यहां पर बच्चे को लगेगा कि सर ये कौन सी टर्म हो गई, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्सेप्शनल का मतलब होता है जो कभी कभी होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है जो ऑर्डिनरी नहीं है। अब जैसे भगवान ना करे कभी किसी के व्यापार में कोई नुकसान हो जाए, लॉस बाय फायर एक कॉमन समस्या है, अर्थक्वेक आ जाना, फ्लड आ जाना, और आजकल तो पता नहीं लोगों को क्या बेकार के शौक लग गए हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं, दंगा कर देते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं और साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये जो दंगे फसादों में या इन सब चीजों में किसी का नुकसान हो जाए तो लॉ ये कहता है कि गगन पढ़ने वाले को ना ये चीजें अलग से उभर के बतानी चाहिए। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो आपकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है वो आप यहां पर दिखाएंगे। ठीक है, आप यहां पर एक्सेप्शनल या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिखाएंगे। ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, अक्सर तो ये खर्चा ही होता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये आप निकालेंगे। उसके बाद आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूं 5 - 6 हो जाएगा आपका। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब है कि मैंने अपने प्रॉफिट को टैक्स से पहले कैलकुलेट कर लिया है, दिस इज नोन एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब इसमें से टैक्स माइनस होगा, तो अब मैं इसमें से माइनस करूंगा टैक्स एक्सपेंस, तो ये मेरा हो गया 7 टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस में हमारे पास एक होता है करंट टैक्स, जिसे आप बोलते हो प्रोविजन फॉर टैक्स, और दूसरा हमारा होता है डेफर्ड टैक्स। अब डेफर्ड टैक्स की एक अलग से कैलकुलेशन होती है और वो आपको दी होगी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स बीच में आ जाता है और अभी इनकम टैक्स आपने पढ़ा नहीं, आप सेमेस्टर 2 में है, तो डेफर्ड टैक्स वो आपसे पूछेगा नहीं।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो इनकम टैक्स भी पढ़ाता हूं, और रेदर मुझे ज्यादातर स्टूडेंट इनकम टैक्स में ज्यादा पसंद करते हैं। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आएगा, जब हमने अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस कर दिया तो आएगा हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब हमारा आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। और फिर उसके बाद हम, जब हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, तो फिर हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं अर्निंग्स पर शेयर। और अर्निंग पर शेयर हमारे पास दो तरीके की होती हैं, एक होती है बेसिक और दूसरी होती है डाइल्यूटेड। अब बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस मैं आपको इसी चैप्टर में सिखाऊंगा, थोड़ा सा आगे जाकर के सिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है। अब ये फॉर्मेट इतना भी कठिन नहीं है। देखो, पहले हम रेवेन्यू को दिखाते हैं और दो रेवेन्यू दिखाते हैं। एक हम दिखाते हैं हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, और दूसरा हम दिखाते हैं अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमारी बेसिकली सेल्स आती है, और अदर इनकम में हमारी बाकी सारी जितनी भी इनकम्स होती हैं क्रेडिट साइड की, वो आती हैं। उसके बाद हम टोटल निकाल लेते हैं। फिर आता है हमारा एक्सपेंस। यहां पर किसी भी स्टूडेंट को फॉर्मेट बनाते हुए थोड़ा सा भूल चूक हो सकती है, तो हम याद रखेंगे सबसे पहले मेन खर्चा होता है मटेरियल का। तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ट्रेडर्स के लिए है आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक उसी में एडजस्ट कर दिया जाता है। लेकिन परचेज के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट नहीं हुआ, इसलिए हम नीचे लिख देते हैं चेंजेस इन इन्वेंट्री। एक दो बार क्वेश्चन करेंगे, अगर मेरी बात नहीं करेक्ट हो पा रही, विजुअलाइज नहीं हो पा रही, तो हो जाएगी। मैंने कहा कि रॉ मटेरियल कंज्यूम में रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो चुका है, लेकिन जब आप परचेज दिखा रहे हैं तो परचेज का मतलब सिंपल परचेज है, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट नहीं हुई। वो ट्रेडर की परचेज है, तो ट्रेडर का जो स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसकी एडजस्टमेंट हम नीचे करके दिखाते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो मटेरियल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पहला हेडिंग मटेरियल है, दूसरा हमारा मेन खर्चा होता है एम्प्लॉइज के ऊपर, तो एम्प्लॉइज के जुड़े हुए सभी खर्चे वहां दिखा देने हैं। अब किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो सकती है कि सर अब ये डाल दिया, अब मेरे पास जो खर्चे बचे हैं वो एक डेप्रिसिएशन बचा है, एक फाइनेंस बचा है, और एक अदर एक्सपेंस बचा है। अब इसके सीक्वेंस में हो सकता है बच्चा थोड़ा बहुत भूल जाए, तो आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे उन्होंने कहा है कि गगन पहले फाइनेंस बताओ, फिर डेप्रिसिएशन बताओ, फिर अदर एक्सपेंस बताओ, और सभी खर्चे इन्हीं सब हेडिंग में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, एक्सेप्ट जो हमारे पिछले सालों की एडजस्टमेंट होंगी। पिछले सालों की एडजस्टमेंट जो हमारी प्रायर पीरियड होती है ना, वो भी हमारी हम इसी में आखिरी अदर एक्सपेंस में एडजस्ट कर लेते हैं। फिर हमारे टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे, बस। उसके बाद इनकम में से एक्सपेंस घटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है तो उसे अलग से दिखाना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, उसमें से टैक्स घटाएंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा, और ईपीएस निकाल देंगे। ओके, ठीक है सर। अब आइए मूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज कैसे करते हैं? अब ये नोट्स हैं, ये नोट्स मैंने आपको सब दिए हुए हैं, और धीरे धीरे करके मैं आपको चीजें कराऊंगा। ये हमारा फॉर्मेट हो गया, और ये टोटल रेवेन्यू नहीं, यहां पर टोटल इनकम लिखा हुआ है। हम इसको दोबारा चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। अगेन मैं क्वेश्चन आपको बुक से नहीं करवा रहा हूं, ये एक्चुअली मैं आपको सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से करवा रहा हूं। क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि यहां पर मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाना चाहता हूं, और आपकी बुक में जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं उनमें ऐसे मतलब मौका नहीं मिल पा रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने यहां से करवाई, ठीक है। मैं आपको नोट्स में ये टाइप कर दूंगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी आपको, आप केवल यहां कंसेंट्रेट करेंगे। एक बात पढ़ते हुए थोड़ा सा बच्चों को लगता है, लेकिन ये सच्चाई है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा बेटे कि पेपर आपका किसी एक बुक से बनेगा। हाँ, थोड़ा हमारा मन चाहता है कि सर यूनिवर्सिटी ने जो बुक रिकमेंड की है वहीं से पेपर बन जाए, मन चाहता है, लेकिन मन को थोड़ा ये भी बताना पड़ता है कि जरूरी नहीं है क्वेश्चन बुक में से आ जाए। इसलिए अगर मैं बुक से अलग क्वेश्चन करवा रहा हूं तो घबराना नहीं है, बुक में भी ऐसे से ही क्वेश्चंस मिलेंगे। बस मैं लर्निंग की प्रोसेस बनाते हुए सीक्वेंस में धीरे धीरे लेवल को टफ करना होता है, इसलिए हम कई बार क्वेश्चन इधर उधर से लेते हैं।
तो क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ कंपनी। ठीक है, वो कह रहे हैं गगन फिगर्स जो हैं वो थाउजेंड्स में हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिगर जैसी दी होंगी हम वैसे ही बना देंगे। ट्रायल बैलेंस दिया है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओमेगा लिमिटेड बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L, और कह रहे हैं गगन नोट्स टू ईयर भी बनाना एज पर शेड्यूल 3 और प्रीवियस ईयर की फिगर्स को इग्नोर कर देना, और ये लिखा है कि गगन टैक्सेशन को भी इग्नोर कर देना। ठीक है, क्योंकि टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी। वैसे टैक्स के बारे में हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि डेफर्ड टैक्स तो वो हमसे पूछने नहीं वाले। चलिए अब आइए पढ़ना शुरू करते हैं। हमसे बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L दोनों मांगी गई है। यहां लिखा है लैंड एट कॉस्ट। पिछला जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें लैंड की WDV थी, अब दिया हुआ है लैंड एट कॉस्ट। तो एक दो बार क्वेश्चन करेंगे आपको भी समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये एसेट साइड में PPE का पार्ट है। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट PPE का पार्ट है। ट्रेड रिसीवेबल अपने आप में एक करंट एसेट्स का हेड होता है, मैंने बताया था करंट एसेट्स में ITC। तो ट्रेड रिसीवेबल का एक ब्रेकअप होता है, लेस देन 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, डाउटफुल, प्रोविजन, वो दिया होगा तो करेंगे। इन्वेंट्री भी हमारी बैलेंस शीट में अपना एक करंट एसेट्स का हेड होता है। बैंक हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होता है। ठीक है, अब हमें दी हुई है एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब है P&L में जो आपको परचेज दिया होता है और चेंजेस इन इन्वेंट्री, इन दोनों को उसने क्लब कर दिया है। अगर वो लिखता सिंपल परचेजेस तो फिर मैं P&L में परचेजेस में डाल देता और इन्वेंट्री का अंदर चेंज अलग से दिखाता। वो जब भी कहेगा एडजस्टेड परचेज, इसका मतलब उसने ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट इसमें कर दी है। यानी कि अब मैं दोनों में से एक ही जगह फिगर डाल पाऊंगा। मेरे P&L में तो 2 लाइनें हैं, परचेज अलग, चेंजेस इन इन्वेंट्री अलग, लेकिन क्वेश्चन जब भी कहेगा एडजस्टेड परचेजेस, इसका मतलब उसने दोनों को क्लब करके मुझे दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया फैक्ट्री एक्सपेंस, तो ये हमारे अदर एक्सपेंस का पार्ट बनेगा, क्योंकि P&L में खर्चे याद करो, मटेरियल था, एम्प्लॉय था, मटेरियल और एम्प्लॉय के बाद क्या था सर, फिर फाइनेंस कॉस्ट था, फिर डेप्रिसिएशन था, और फिर एक अदर एक्सपेंस का था, तो ये अदर एक्सपेंस में जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन अदर एक्सपेंस में जाएगा, सेलिंग अदर एक्सपेंस में जाएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट हमारी फाइनेंस कॉस्ट होती है, इंटरिम डिविडेंड पेड ये P&L में कहीं पर नहीं आता, ये एप्रोप्रिएशन की आइटम है। तो सर एप्रोप्रिएशन को भी तो कहीं दिखाना पड़ता है, तो एप्रोप्रिएशन को हम रिजर्व की तरह ट्रीट करेंगे जब हम बैलेंस शीट में अपना रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन दिखाते हैं, वहां पर हम इसको दिखाते हैं। फिर सर हमें दी हुई है इक्विटी कैपिटल। ठीक है, ये हमारे शेयर होल्डर्स फंड में कैपिटल है। फिर हमें दी हुई है डिबेंचर्स। डिबेंचर जब तक ना दिया हो मैं इसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर दिखाता हूं। फिर क्वेश्चन से उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन बताए कि ये लोन सिक्योर्ड है या ये लोन अनसिक्योर्ड है। फिर ये भी उम्मीद करता हूं क्वेश्चन से कि वो मुझे बताए कि इसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रूड या ड्यू तो नहीं है, तो बताएगा तो ट्रीट करेंगे। फिर सर आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, ताकि मैं आपको रिकॉल करवा सकूं कि ये आइटम भी होती हैं। अब ये तो नहीं है ना कि हम 10, 20, 50 क्वेश्चन बनाएंगे, हम साथ साथ मन में रिवाइज करते हुए चलते हैं। सर ये बातें में विचलित करती हैं, छोड़ो। जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। P&L, तो ये P&L का हमारा ओपनिंग बैलेंस है जो पिछले साल से आ रहा है। सिक्योरिटीज, प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस है। सेल्स हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। ट्रेड पेबल अपने आप में एक हेडिंग है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बुलाते हैं। और फिर सस्पेंस अकाउंट, मतलब अकाउंटेंट को कोई बात समझ नहीं आई होगी तो उसने सस्पेंस में डाल दी, क्वेश्चन बताएगा ये क्या है, हमें कोई रेक्टिफिकेशन करनी है। फिर क्वेश्चन कहता है गगन ऑथोराइज शेयर कैपिटल दी हुई है 40,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, शेयर कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। शेयर कैपिटल में हम दिखाते हैं ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। पिछली बैलेंस शीट में मुझे अलग अलग बाइफरकेशन नहीं दी थी, इस बार मुझे दी हुई है, तो मैंने लास्ट टाइम भी रिकॉल करवाया था, अब की बार भी रिकॉल करवा दूंगा।
कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विश टू रीवैल्यू लैंड एट 360। कंपनी लैंड की वैल्यू चेंज करना चाहती है, पहले कितनी थी 220, अब कितनी हो गई 360, तो लैंड की वैल्यू बढ़ेगी। मुझे बताइए अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है, इससे कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रॉफिट जनरेट होगा, वो बढ़ेगा तो वो प्रॉफिट हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। तो मैं ये दो एडजस्टमेंट करूंगा, एसेट्स में और रिजर्व एंड सरप्लस में। फिर क्वेश्चन कह रहे हैं डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड मैं आपको बार बार बताता हूं बेटे कि हम इसे फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए कहीं पर एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहलाता है इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। मतलब हमारी बैलेंस शीट तो बनी थी 31 मार्च तक की, और ये घटना कब घट रही है 31 मार्च के बाद। तो जिस साल के मैं फाइनल अकाउंट्स बना रहा हूं ये उस साल की घटना नहीं है, ये उसके अगले साल की घटना है। तो जब मैं अगले साल बैलेंस शीट बनाऊंगा तब इसका ट्रीटमेंट करूंगा। फिलहाल ये मेरे लिए नोट्स में बताई जाएगी, इसकी वजह से मेरी बैलेंस शीट और P&L पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। दरअसल मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं 31 मार्च तक की, और ये डिविडेंड की घटना कब घटती है 31 मार्च के बाद हमेशा। यहां लिखा हुआ है 2 अप्रैल, जनरली तो ये अप्रैल में नहीं होती, ये जून जुलाई में होती है। कंपनी जब अपने फाइनल अकाउंट्स बना लेती है तो डायरेक्टर्स को पता लगता है अच्छा हमें प्रॉफिट हुआ, थोड़ा प्रॉफिट बांट देते हैं। तो ये बैलेंस शीट के बाद की घटना होती है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखाना। ये आपको पुराने क्वेश्चन की वजह से ये आइटम कभी कभी आ जाएगी, तो आपने इसको केवल नोट्स में दिखाना है। फिर सस्पेंस अकाउंट की क्या गलती है, तो वो बता रहे हैं कि आपका जो सस्पेंस अकाउंट है 4000 का, वो दरअसल कैश रिसीव हुआ था फॉर सेल ऑफ सम ऑफ द मशीनरी। वो कह रहे हैं गगन ये सस्पेंस की जो आइटम है ना, बेसिकली ये हमारा एसेट सेल होने से पैसा मिला था, ठीक है। जो मशीन हमने बेची थी उसकी कॉस्ट थी 10,000 और उसका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन था 8,000। फिर क्वेश्चन कह रहा है गगन डेप्रिसिएशन चार्ज करना है प्लांट एंड मशीनरी पे 10% ऑन कॉस्ट। ध्यान रखना वो मेथड कह रहे हैं आपको SLM मेथड फॉलो करना है। चलिए आपने पढ़ लिया, आइए इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। एक ही एडजस्टमेंट सिखाने वाली है, सस्पेंस और दूसरी डेप्रिसिएशन। चलिए जी, तो अब मैंने आपको ये 2 पॉइंट समझाने हैं, ठीक है। पहले ये पॉइंट समझा दूं फिर फॉर्मेट ड्रॉ करें। चलिए, अकाउंटिंग फॉर एसेट्स व्हेन देयर इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मुझे बताइए कि जब हम एसेट्स को सेल करते हैं और हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट हो तो हमारी क्या क्या एंट्रीज होती हैं। थोड़ा सा अगर याद करेंगे तो आपको जरूर याद आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हम जब भी किसी एसेट को सेल करते हैं तो हमारे पास 2 तरह के मेथड्स होते हैं। तो पहला जो शॉर्टकट मेथड होता है वो ये कहता है ट्रांसफर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट्स अकाउंट। हम क्या करते हैं, या तो हम एसेट सोल्ड अकाउंट का यूज करते हैं या हम एक डायरेक्ट मेथड को फॉलो करते हैं। हमारे पास 2 तरह के प्रोविजन होते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये होता है कि हम एसेट सोल्ड अकाउंट बनाए, उसमें हमारा एक अकाउंट बढ़ जाता है तो बच्चे कहते हैं कि सर आप लंबा मेथड मत बताया करो, शॉर्टकट मेथड बताया करो। तो यानी कि जब भी एसेट सोल्ड होगा तो हमारी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। हमारे क्वेश्चन में यह कहा गया था कि गगन हमने जो एसेट सेल किया है उस एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था 8,000। इसका मतलब मुझे 8,000 रुपीज को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से ट्रांसफर करना चाहिए था, कहां पर, एसेट अकाउंट में। और आपने ये एंट्री कर नहीं रखी। अब मुझे इसका एडजस्टमेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो बेटे
प्रोविजन का बैलेंस होता है क्रेडिट, और मेरी ये एंट्री क्या कह रही है कि प्रोविजन को कर दो डेबिट। तो इसका मतलब ये हो गया, ये देखिए मेरे प्रोविजन का बैलेंस होता है क्रेडिट, क्रेडिट होता है ना ये देखो क्रेडिट साइड पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको गिवन है। और हमारी रेक्टिफिकेशन कह रही है कि जब भी एसेट सेल होगा तो आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को करना है डेबिट और एसेट्स को करना है क्रेडिट। किस अमाउंट से? विद द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि कितना था 8000। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे यहां से 8 माइनस करना चाहिए था, और सिमिलरली एसेट्स होते हैं डेबिट, तो मुझे यहां से भी 8 माइनस करना चाहिए था। ओके, फिर उसके बाद जब मैं एसेट को सेल करता हूं, व्हेन एसेट्स इज सोल्ड, जब हम एसेट को बेच देंगे तो हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जो आपका सेल प्राइस मिला, टू एसेट्स अकाउंट क्रेडिट, जो भी उसकी डब्ल्यूडीवी थी। और जानते हो डब्ल्यूडीवी कहां से आती है? लास्ट क्लास में बताया था, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और फिर इन दोनों का डिफरेंस बन जाता है मेरा प्रॉफिट या लॉस। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमने एसेट को सेल किया था कितने में? 4000 में। एसेट को हमने सेल किया था 4000 में, और जो एसेट हमारा था वो 10000 का था, जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनता था 8000, यानी उसकी डब्ल्यूडीवी बनती थी 2000, और हमारा उसका जो प्रॉफिट निकल के आना था वो निकल के आना था प्रॉफिट ऑन सेल 2000। ये एंट्री हमारी होनी चाहिए थी, ये एंट्री हमारी 2 एंट्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन अकाउंटेंट को समझ में नहीं आया तो उसने एक रॉन्ग एंट्री पास कर दी। उसने एंट्री पास कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 4000 और 4000। ये दोनों हमारी करेक्ट एंट्रीज थी, मतलब ये होना चाहिए था, और ये हमारा उसने गलत कर रखा है। ठीक है, हम करते क्या है, अगर आपको थोड़ा सा भी रेक्टिफिकेशन याद हो तो हम ढूंढते हैं गलत क्या हुआ। गलत एंट्री में भी बैंक डेबिट हो गया, और बैंक को डेबिट होना भी चाहिए था, यानी बैंक में कहीं कोई गलती नहीं है। ओके, बैंक में कहीं कोई गलती नहीं है। सर ये जो सस्पेंस क्रेडिट हुआ, अब रेक्टिफिकेशन करेंगे तो पहले हम इसको ठीक करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे 4000। लो जी, हमारी ये गलती ठीक हो गई, ये गलती हमारी ठीक हो गई। ऊपर की जो एंट्री है, ऊपर वाली एंट्री का इफेक्ट मैंने आपको बता दिया, इसको प्रोविजन में से माइनस कर दिया, इसको एसेट में से माइनस कर दिया। ठीक है, और दूसरा, ये दोनों जो कि क्रेडिट होने चाहिए थे मगर हुए नहीं है, इन दोनों को मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो टू एसेट्स मतलब प्लांट एंड मशीनरी 2000, और टू प्रॉफिट ऑन सेल 2000। एंट्रीज बना करके हमें उसके इफेक्ट को समझना पड़ता है। ठीक है, एंट्री बना करके भी बच्चा समझ सकता है, और मैं कभी भी रटने के फेवर में नहीं रहता हूं, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर सेम तरीके से पूछेगा। तो आपने प्लांट एंड मशीनरी की सेल कर दी, प्लांट एंड मशीनरी की सेल कर दी, तो यहां पर देखिए एक बात तो प्रोविजन खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, 8000 का यहां प्रोविजन खत्म करना पड़ेगा, और यहां पर उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये हमारी पहली एंट्री कह रही थी। दूसरी एंट्री में उसने सस्पेंस में 4000 डाल दिए थे, तो इस 4000 में से 2000 तो मेरे एसेट में कम होगा, और रिमेनिंग 2000 मेरे पास प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट बन जाएगा। ठीक है, यानी रेक्टिफिकेशन क्या होता है, सिचुएशन बेस्ड होता है। और रेक्टिफिकेशन में हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें ओरिजिनल
करेक्ट एंट्री को पता लगाना पड़ता है और फिर हमें रॉन्ग एंट्री को पता लगाना पड़ता है, फिर हमें उन दोनों को कंपेयर करके नेट इफेक्ट निकालना पड़ता है। मुझे पूरी उम्मीद है आप रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप थोड़ा सा माइंड के ऊपर फोकस करेंगे तो आप ये एंट्री समझ जाएंगे। ये दो करेक्ट एंट्रीज हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं और अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। अब समय हमारे पास कम रह गया है। आइए जी, सबसे पहले हम बनाते हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूं, फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, शुरुआत में थोड़ा समय लेते हैं, तो उनको समय दीजिएगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे सबसे पहले यहां लिखूंगा पर्टिकुलर्स, यहां लिखूंगा नोट नंबर, यहां लिखूंगा करंट ईयर फिगर, यहां लिखूंगा प्रीवियस ईयर फिगर। बताया था कि आप प्रीवियस ईयर नहीं बनाना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली हमारी हेडिंग क्या आती है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हमारे पास सबसे पहली आइटम आती है शेयर होल्डर्स फंड्स की। और शेयर होल्डर्स फंड में हमारे पास एक आती है शेयर कैपिटल और दूसरा हमारे पास आता है रिजर्व एंड सरप्लस। और इन सब के हम नोट्स बनाते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कि वहां पर दिया हुआ था शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कॉल्स इन एरियर दिया हुआ था। मैंने शेयर फोरफीट कैसे प्रेजेंट करते हैं ये भी बताया था। सर इस क्वेश्चन में तो ना कॉल्स इन एरियर्स है, ना हमारे पास यहां पर वो अदर देन कैश का पॉइंट है, लेकिन यहां हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल की ब्रेकअप दी हुई है, तो इसलिए हमारा यहां शेयर कैपिटल का नोट बनेगा। सर उसके बाद होता था मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो मैंने बताया था वो एक्सेप्शनल है, कभी यूज में नहीं आता। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट वो भी नहीं आता। तो उसके बाद मैं लिखूंगा अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्योंकि मेरे पास डिबेंचर्स हैं तो मैं यहां लिखूंगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि मेरे पास डिबेंचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद सर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आता था, नहीं जरूरत पड़ेगी। अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज आता था, जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस था, जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर भी हम बनाते हुए एक दो लाइनें छोड़ते हुए चलेंगे, कहीं कोई आइटम से छूट जाए तो। फिर हमारे पास आती है करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटी में मेरे पास आती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन के अंदर कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग मुझे दिख नहीं रही, ठीक है। अगर आपको दिख रही हो तो आप उसमें डाल देना, मुझे तो कुछ दिखा नहीं। उसके बाद होती थी सर ट्रेड पेबल्स। यस, ट्रेड पेबल हमारे पास क्वेश्चन में था, ट्रेड पेबल हमारे पास क्वेश्चन में था। और उसके बाद में होता है हमारे पास अदर करंट लाइबिलिटीज, जैसे कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हो तो नहीं दिए हुए। फिर उसका होता था शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, तो हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स इस क्वेश्चन में नहीं बन रहा, बट मोस्टली क्वेश्चन में बनता है, तो मैं यहां भी एक आधी लाइन छोड़ देता हूं। तो मेरे हिसाब से लाइबिलिटीज यहीं तक बनेगी। ये मेरा टोटल आ जाएगा लाइबिलिटीज का, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मेट को रिकॉल कर रहे हैं। अच्छा फिर बताइए, अरे सर हम बताते हैं, यहां लिखो एसेट्स। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एसेट्स में सबसे पहला क्या होता था? अरे सर लिखो नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में सबसे पहला आता था पीपीई। पीपीई में आता था टेंजिबल, पीपीई में टेंजिबल। फिर आता था इनटेंजिबल। क्या मेरे पास कुछ इनटेंजिबल था? नहीं सर, हमारे पास कुछ भी इनटेंजिबल नहीं था। सर उसके बाद आती थी हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, वो भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास आते थे हमारे लोन्स एंड एडवांसेस। अदर अदर हमारे पास आते थे करंट एसेट्स, वो भी नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स, वो भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे अपनी सेकंड हेडिंग पर, जिसे हम बोलते हैं करंट एसेट्स। याद कीजिए सर, करंट एसेट्स में पीपी का सीक्वेंस फॉलो कर लेते हैं हम ऊपर से। पीपी वहां होता नहीं है, वहां इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो यहां भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। सबसे पहले आती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दी नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद आईटीसी। आईटीसी में आता है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड
कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आता है। उसके बाद सर आते हैं हमारे पास अदर करंट एसेट्स, है ना, या लोन्स एंड एडवांसेस, दोनों में से कोई भी आइटम मुझे नहीं दिखाई दे रही, मैं फिर भी अपनी साइड पे सेफ्टी की साइड पर एक आधी लाइन छोड़ के यहां निकालूंगा टोटल, ताकि अगर हमसे कोई एक आधी आइटम छूट जाए तो हम डाल पाए। बोलो ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बनाऊंगा अपनी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। फॉर्मेट अगेन मेरे पास सेम चलने वाला है, यहां लिखूंगा, नोट नंबर लिखूंगा, ये हमारा करंट ईयर रहेगा। यहां रहेगा हमारे पास सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यहां रहेंगी हमारे पास अदर इनकम, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा टोटल इनकम बनेगा। उसके बाद हमारे पास यहां पर आएगा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में मेरे पास कोई रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्वेश्चन में गिवन नहीं था, आपको याद होगा कि मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो मैं यहां पर सीधा सीधा लिख देता हूं परचेजेस। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और हमें यहां पर परचेजेस क्वेश्चन में दरअसल एडजस्टेड दी हुई थी, इस कारण हम चेंजेस इन इन्वेंट्री भी नहीं लिख पाएंगे। उसके बाद सर मेरे पास होती थी एम्प्लॉय कॉस्ट, मटेरियल के बाद मेरे पास होती थी एम्प्लॉयज कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट के बाद मेरे पास होती थी फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट के बाद मेरे पास होती थी डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, और उसके बाद मेरे पास होती थी अदर एक्सपेंसेस। फिर हमारी टोटल ऑफ एक्सपेंसेस आ जाता था, टोटल एक्सपेंसेस आ जाता था। उसके बाद आता था हमारे पास प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिखने से फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं। उसके बाद आ जाता था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर क्वेश्चन में टैक्स के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, टैक्स नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास कोई टैक्स नहीं दिया हुआ, तो हम सीधा लिख देंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकाल करके मैं यहां पर ईपीएस भी निकाल देता हूं, अर्निंग्स पर शेयर। इसकी डिटेल कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। उसके बाद नीचे सर हम बनाएंगे नोट्स। आइए जी नीचे बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, एक कॉलम लेते हैं डिटेल्स, और दूसरा कॉलम हमारे पास बाहर आ जाता है अमाउंट। सबसे पहली आइटम थी मेरे पास शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हमें दी हुई थी ऑथोराइज्ड कैपिटल, हमारे सारे अमाउंट रुपीज इन थाउजेंड्स दिए हुए थे, तो हमें ऑथोराइज कैपिटल कितनी दी हुई थी, तो हम 400 ऑथोराइज कैपिटल लिखेंगे 400 और लाइन लगा देंगे। ये दोबारा काउंट ना हो जाए, मैंने बताया था ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ये एक दूसरे का पार्ट होते हैं। अगर ये अलग अलग दिए हुए हो तो सबको टोटल नहीं करना, केवल लास्ट वाले को टोटल करना होता है। इसकी अगर हमें ब्रेकअप दी होती कौन से शेयर है, इक्विटी शेयर है, तो हम वो भी दे देते, हमें दी हुई नहीं है। उसके बाद हम दिखाएंगे अपने पास क्या, ऑथोराइज के बाद नहीं, ऑथोराइज में डिटेल दी हुई है 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, यस हमें दी हुई है डिटेल, सॉरी। ऑथोराइज कैपिटल में हम लिखेंगे 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। फिर लिखेंगे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, ये मैंने यहां पर इसको मार्क कर दिया कि हाँ ये इंफॉर्मेशन हमने डाल दी।
ठीक है। उसके बाद मेरे पास शेयर से रिलेटेड कोई और पॉइंट नहीं है, तो ये आएगा 300, इसको बाहर लिख देंगे 300, और ये मेरा ऊपर चला जाएगा, बात खत्म। नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। अब बेटे ऐसा है, मुझे बताओ ना रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बना रहा हूं और तुम लोग कॉपी कर रहे हो। सर रिजर्व एंड सरप्लस में आता था कैपिटल रिजर्व, नहीं दिया हुआ। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, नहीं दिया हुआ। सिक्योरिटीज प्रीमियम, मुझे याद आ रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम क्वेश्चन में कहीं ना कहीं था। यस सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम था, ये रहा 40 रुपीज, ये लिखा सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर क्या हमारे पास जनरल रिजर्व भी था? यस सर, जनरल रिजर्व भी हमारे पास था 130। क्या हमारे पास कोई ट्रांसफर टू रिजर्व था? सर कुछ भी नहीं था, तो जनरल रिजर्व सीधा सीधा दिखा देंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा एक, हमारे पास नया रिजर्व आएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व। हमने अपने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कर दी थी, लैंड थी 220 और हमने लैंड को कर दिया था 3,60,000, 360। तो 360 माइनस 220, 140। फिर एक आधी लाइन छोड़ के लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस। इसका ओपनिंग बैलेंस हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ था, ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ था 72, है ना, ये रहा। फिर इसमें ऐड करूंगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आएगा अभी हमने निकाला नहीं है, लेस एप्रोप्रिएशंस। और एप्रोप्रिएशंस में एक तो मैं आपको ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व सिखा चुका हूं, वो यहां पर है नहीं। दूसरी बताओ क्या थी सर? दूसरी आएगी इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड हमारे पास था 18, फिर ये आउटर कॉलम में आ जाएगा। ठीक है सर। फिर आएगी हमारे पास आइटम नंबर 3। आइटम नंबर 3 हमारे पास आएगी, नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में मेरे पास आएंगे डिबेंचर्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में मेरे पास आएंगे 10% डिबेंचर्स 200, 10% डिबेंचर्स आएंगे मेरे पास 200। ठीक है सर, इसके अंदर मेरे पास दिया नहीं हुआ कि ये क्या सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, कुछ भी मुझे नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ऊपर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ट्रेड पेबल दिया हुआ है 52, तो वो मेरे पास सीधा सीधा बैलेंस शीट में चला जाएगा। ट्रेड पेबल की सीधा सीधा हेडिंग दी हुई है मुझे, ये रहा ट्रेड पेबल आ जाएगा मेरे पास 52। लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमने बनाई 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर्स का अमाउंट था हमारे पास 200, शेयर कैपिटल का अमाउंट हमारे पास आया था कितना 300, रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट अभी हमारे पास आया नहीं है। पीपीई, पीपीई का नोट नंबर 4, चलिए जी आइए बनाइए। यहां पर लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें अब मैं पहले की तरह शेड्यूल नहीं बनाऊंगा, सीधा लिखूंगा लैंड, मुझे दिया हुआ था 220, एड अपवर्ड रिवैल्यूएशन। आपने अपवर्ड रिवैल्यूएशन, और सर यहां लिखो ना 220 और 140, यहां लिख दो इसको 360। उसके बाद लैंड प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट हमें दी हुई थी, कॉस्ट हमें दी हुई थी 770। तो एक तो प्रोविजन यहां पे ट्रांसफर होगा 8000 का, एक हमारा 2000 रुपीज का इसमें वो ट्रांसफर होगा
जो हमारा सेल की एंट्री की वजह से सस्पेंस से आएगा, ठीक है, वो माइनस होगा। तो ये हमारी अब न्यू कॉस्ट आ जाएगी 760। अच्छा जी, लेस लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था मेरे पास 172, उसमें से 8 माइनस करूंगा, तो 172 माइनस 8 164 होना चाहिए। 172 माइनस 8 ये होगा 164, और प्लस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। करंट ईयर डेप्रिसिएशन था 10% ऑन कॉस्ट। करंट ईयर डेप्रिसिएशन क्या था? 10% ऑन कॉस्ट। तो ये हो जाएगा 10% ऑफ 760, क्योंकि कॉस्ट पे दिया हुआ था। अगर वो इसकी जगह आपको दिया हुआ होता ना, अगर इसकी जगह उन्होंने आपको दिया हुआ होता 10% ऑफ डब्ल्यूडीवी, तो पहले मैं डब्ल्यूडीवी निकालता। पता है कैसे निकालता डब्ल्यूडीवी? कॉस्ट में से पहले इतना पार्ट माइनस करता तो मेरी डब्ल्यूडीवी आती, फिर डब्ल्यूडीवी को यहां रख करके मैं उसका 10% निकालता, अगर क्वेश्चन में डब्ल्यूडीवी पर दिया हुआ होता, मगर वो दिया नहीं है। ठीक है, तो ये अब हमारे पास हो गई 760। सर आपने फिर इसे इनर कॉलम में लिख दिया, आई एम सॉरी। ये आना था 760 और ये 164 प्लस 76, ये आना था 240 और आउटर कॉलम में आएगा 520। इन दोनों का टोटल करूंगा तो 0 6028 880। चलिए जी, तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डेप्रिसिएशन डाल दूंगा मैं कितना? 76, और पीपीई में आ जाएगा मेरे पास कितना? 880। चलिए जी, अब देखते हैं। इक्विटी कैपिटल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब सेल्स, ट्रेड पेबल हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, सस्पेंस अकाउंट का मैंने एडजस्टमेंट आधा कर दिया। अब सेल्स 700, तो नेक्स्ट बनाऊंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस सेल 700, तो ये बाहर ले आऊंगा 700। ठीक है, नंबर 5, शेड्यूल नोट नंबर 5, 700, ये नील, ये आएगा 700। चलिए जी, यहां देखे नहीं सर, और छोड़ दिया आपने, गलती कर रहे हो सर, अदर इनकम भी तो आएगा। मिस्टेक होने जा रही थी मेरे से। यहां पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी आएगा 2000, 702। सिक्स नंबर पे आएगा अदर इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सीधा बाहर निकाल देंगे 2। चलिए जी, ये हो गया। अब बात करते हैं इधर से। हमने लैंड को दिखा दिया, प्लांट एंड मशीनरी को हमने दिखा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हम दिखाएंगे सीधा सीधा ऊपर। ट्रेड रिसीवेबल आएगा सीधा सीधा 96, इन्वेंट्रीज 86, बैंक बैलेंस है 20, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में वैसे हम फेस पे लिखना तो अलाउड होता नहीं है, तो मैं यहां लिख देता हूं नंबर 5, 20। अरे 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 सर, क्या कर दिया आपने? 5 तो आपने वो बना दिया, ओ माय गॉड। अब मैं इसको 4A लिख पाऊंगा, इसको लिख दूंगा 4A।
यहां घुसेता हूं 4A कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स हमारे पास था 20, तो यहां बीच में डालता हूं 20। ऐसे एरो एग्जाम में डालना मत, एग्जामिनर को दिख जाता है। ठीक है सर, इसको हमने काट दिया। उसके बाद एडजस्टेड परचेजेस 320। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब था कि हमारा परचेजेस और इन्वेंट्री दोनों मिला के दिया हुआ है। फिर हमें एडजस्टेड परचेजेस ये आ गया। उसके बाद सर एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट में कुछ भी नहीं दिया हुआ, छोड़ दूंगा। उसके बाद ऊपर से देखते हैं 6। ठीक है जी। फाइनेंस कॉस्ट 7, डेप्रिसिएशन को तो बनाने की जरूरत नहीं है, चलो डाल दो 8, अदर एक्सपेंसेस 9, तो 7, 8 और 9। अब माय गॉड ये क्या हो गया, क्या हो गया। वो कह रहे जी हमसे क्रैश हो गया। भाई माइक्रोसॉफ्ट क्यों इतना क्रैश करवाते हो तुम चीजों को, दोबारा लिखना पड़ेगा 7, 8 और 9। 7 नंबर फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट हमारे पास कितना था, डिबेंचर इंटरेस्ट 20, डिबेंचर इंटरेस्ट 20। ठीक है। 8 नंबर पे डेप्रीसिएशन 10% ऑफ 760, 76। 9 नंबर में अदर एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग। ठीक है। 30 ना 60, 30 और 30, 60, 30 एंड 30, 120। ये होगा 20, 76 और ये आएगा 120। चलिए जी टोटल एक्सपेंसेस निकालते हैं। 320 प्लस 20 प्लस 76 प्लस 120, ये हो गया 536। ये हो गया 166। टैक्स एक्सपेंस नहीं है, ये भी हो गया 166। अर्निंग पर शेयर, इसमें ना अभी एक नोट और आना है, एक नोट और आना है उसके बाद अर्निंग पर शेयर। ठीक है। अर्निंग पर शेयर का मतलब होगा प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हमने प्रॉफिट कमाया था 1,66,000 और हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे 30,000, तो हमारा अर्निंग पर शेयर आ रहा है 5.53, 5.53।
फिगर्स चल रही है 1000 में, तो मैं लिखूंगा 0.00553। रिजर्व एंड सरप्लस में यहां आएगा 166। प्रॉफिट फॉर द ईयर 166। 72 प्लस 166 और माइनस 18, 220। और फिर इन सबको आउटर कॉलम में लाना है। तो 40 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस 130 जनरल रिजर्व, 140 रिवोल्यूशन रिजर्व और 220, टोटल हो गया मेरे पास 530। ये फिगर हमारे पास में रह गई थी, ठीक है। 300 प्लस 530 प्लस 252, टोटल आ गया 1082। तो सर इसको भी टोटल 1082 ऐसे लिख दो। 880 प्लस 86 प्लस 96 और प्लस 20, 1082। अच्छा जी, उसके बाद एक पॉइंट हमारे पास और रह गया है। हमने ये वाला पॉइंट कर दिया, ये पॉइंट कर दिया, डिविडेंड ये वाला पॉइंट रह गया हमारे पास, ठीक है। तो डिक्लेयर किया डिविडेंड 10%, तो हम यहां दिखा देंगे यहां पर लास्ट में हम एक इसके रिगार्डिंग नोट दे देंगे। हम यहां पर एक नोट दे देंगे, डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑब्लिग proposed, dividend has been declared and proposed 10% on 300 या ऐसे 3 लाख, ये हमारे पास आ जाएगा कितना 30,000। लेकिन ये हम अपनी बैलेंस शीट में कहीं पर भी शो नहीं करेंगे, ये केवल हमने नोट में डाल दिया, ठीक है। चलिए, तो हमने एक बेसिक क्वेश्चन बैलेंस शीट के भी देख लिया, एक बेसिक क्वेश्चन हमने बैलेंस शीट प्लस P&L का भी देख लिया, हमने फॉर्मेट बैलेंस शीट और P&L का समझ लिया। अब एक आधी क्लास में थोड़ा सा और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं आपको 2-3 खास एडजस्टमेंट्स जो कि कंपनी अकाउंट्स की ही होती हैं, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया या डिविडेंड हो गया, वो बताऊंगा। और फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रोफिशिएंट होंगे। इसमें समय लगता है और वो समय आपको लगाना है। तो सर अभी क्या होमवर्क दे रहे हैं? अब मैं आपको ये होमवर्क दे सकता हूं कि आप अपनी जो भी बुक फॉलो करते हैं वहां पर जो इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं एक एक करके बनाना शुरू मेरी तरफ से कर सकते हैं। सर क्या हमसे बन जाएगी? तो मैंने लास्ट क्लास से बताया था कि आपने कहना सर 80% बन जाती है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे 90% बनेगी और फिर 100% बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू।